पिछले वीक में हमने बात की थी कि किस तरीके से हमारे पास आमदनी आती है और हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि घर का बजट कैसे होना चाहिए, या अगर कहीं मुझे कोई आमदनी मिल रही है तो वो आमदनी का किस किस हिस्से में कहाँ कहाँ पे खर्चा होना चाहिए। तो यदि हम खर्चों को बेसिकली बांटना चाहेंगे तो सबसे पहले ज़रूरतें होती हैं, उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम चाहते हैं कि हमारे पास हो, गुड टू हैव जिसको हम बोलते हैं। तीसरी चीज़ होती है लग्जरी, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे इनकम से बियॉन्ड जो खर्चों की लिमिट से ज़्यादा होता है, या जिसको कि हम बहुत अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि नेसेसिटी में हम इंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि नेसेसिटी के खर्चे कौन कौन से हैं। तो नेसेसिटी की जब हम बात करते हैं, यदि हमारा घर है और वो घर हमने EMI पे लिया हुआ है, तो जो उस खर्चे का पार्ट है वो EMI जो हम लोन के ऊपर चुका रहे हैं वो एक EMI जो है वो आएगा। अगर आपके पास घर नहीं है, आपने EMI नहीं चालू की है, तो आपके पास रेंट होएगा, आपको रेंट पे करना पड़ेगा। दूसरा अनाज, रोटी कपड़ा मकान में रोटी की बात अगर हम करेंगे तो ग्रॉसरी होता है। फिर अगर नहीं आपके पास खुद का घर है तो प्रॉपर्टी टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कॉमन है, चाहे आप रेंटेड घर में रह रहे हो चाहे आपका खुद का घर हो, बिजली का बिल तो देना ही पड़ेगा। टेलीफोन या मोबाइल का बिल भी आपको देना ही पड़ेगा। इंटरनेट का बिल लगेगा ही, क्योंकि डेटा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। रोटी कपड़ा मकान के बाद डेटा ही चौथा एक ऐसा खर्चा है जो आज की तारीख में परमानेंट एक्सपेंस कहलाता है। टीवी का रिचार्ज, टीवी देखना बनता है। अगर कहीं आप इंटरनेट पे सारी चीज़ें एंजॉय कर पा रहे हैं तो शायद टीवी का बिल बचा सकते हैं। और अभी अभी कई सारे ऐसे पैकेजेस आ गए हैं जिसमें टीवी और इंटरनेट दोनों मिला के वो देते हैं, तो शायद यहाँ पे पैसा बचाने की बात आएगी। जब हम आगे बात करेंगे कि कितना खर्चा होता है तो शायद इस बारे में हम बात करेंगे। गैस, ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा हमको कहीं ऑफिस आना है, जाना है, और भी कहीं आने जाने हैं उसके लिए। एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए यदि हमने ये सोचा है कि यदि हम 2 लोग काम करने वाले हैं घर में, तो ये एक व्यक्ति के हिसाब से हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है। हेल्थ केयर, जो कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ लगा रहता है, और उसके अलावा अन्य खर्च जो रहते हैं, ये एक मंथली मिनिमम खर्चे होंगे। अब ये खर्चे कहाँ कहाँ पे होते हैं ये देखना पड़ेगा। इंश्योरेंस कई बार मंथली होता है, कई बार क्वार्टरली होता है, कई बार ईयरली होता है। आते हैं कि गुड टू हैव क्या होता है। गुड टू हैव में हम बाहर घूमने फिरना पसंद करते हैं, शनिवार को रविवार को बाहर जाना चाहते हैं, कई सारे स्ट्रीमिंग सर्विसेज हम लेना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स लेना चाहते हैं, और भी कई सारे सब्सक्रिप्शन सर्विसेज होते हैं। चिल्ड्रंस को हम कुछ नई चीज़ें सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए खर्च होते हैं। एक्टिविटीज़ हमारी है, कुछ हॉबी है, हम सोशली एक्टिव हैं, फिल्में देखना हमको पसंद है, कपड़े लेना हमको पसंद है, तो उस तरीके के खर्चे जो होते हैं वो गुड टू हैव खर्चों की श्रेणी में आते हैं। लग्जरी की जब हम बात करेंगे तो है इलेक्ट्रॉनिक्स से। अगर कहीं मेरा काम एक सिंपल फ़ोन से हो सकता है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा पाम टॉप रहे मेरे हाथ में जो कि हाई व्यू फ़ोटो खींचे, 4K में फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाए। बट कई बार ये लग्जरी की श्रेणी में आता है। कार्स हमको चाहिए, घर में जो है लग्जरी फर्निश चाहिए, वेकेशन हमको रिसोर्ट्स में बिताने हैं, लग्जरी रिसोर्ट्स में बिताने हैं, एक फ्लाइट की टिकट्स चाहिए हमारे को, डिज़ाइनर क्लॉथ है, एक्सेसरीज हैं। हम चाहते हैं कि कोई बड़े रेस्टोरेंट में जाए और हम ट्रीट दें लोगों को, लोगों के साथ खाना खाएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये लग्जरी की श्रेणी में आती है। अब अगर कहीं मेरी इनकम 30,000 रुपीज़ है और मुझे 20,000 रुपये में महीने का खर्च चलाना है, 10,000 बचाना है, तो उसका क्या फार्मूला होगा। तो ये एक फार्मूला है कि जहाँ पे आप 5,000 रुपये रेंट पे काम चला सकते हैं, 3,000 रुपये फुल बिल है, और इसी तरीके से हमने बाकी सारे खर्चों का यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया है कि कितना रुपया आपके इनकम के हिसाब से जस्टिफाइड खर्चा होगा। जो खर्च की यदि हम देखेंगे तो मेजर जो आपका खर्चा जाता है रहने में और खाने में जाता है। तो यदि अगर आपको सेविंग करना है तो इन्हीं दोनों में से आप कर सकते हैं। तो ये खर्चा आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो कम कर सकते हैं। 2-3-4% से ऊपर नहीं जा रहा है। अभी इसमें मिसलेनियसली हमने जो प्रोविजन किया है वो 7% इनकम का प्रोविजन किया है। तो ये एक स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की है कि यदि आपकी इनकम 30,000 है और आपको 10,000 रुपये बचाने हैं महीने के आखिर में, तो आपको इस तरीके से खर्चों को मैनेज करना पड़ेगा। अभी आपको देखना पड़ेगा कि आज आप कितना खर्चा करते हैं और उसमें से कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसमें कि ये
फार्मूला काम में नहीं आ रहा है। तो यदि आप हमें फीडबैक देंगे कि इन खर्चों में हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करना चाहिए या किस तरीके से एडजस्टमेंट करना चाहिए कि ये आपके लिए ऑप्टिमम हो, कहाँ आपको जोड़ना है, कहाँ घटाना है, आपको यहाँ से गाइडेंस मिल सकता है। यदि यहीं पे घर में 2 लोग काम करने वाले हैं तो शायद इनकम बढ़ जाएगी, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। ये वीडियो आपको केवल अवेयरनेस के लिए है कि आपका एक्चुअल एक्सपेंस कहाँ जा रहा है, खाने में जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में जा रहा है, ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, हेल्थ केयर में जा रहा है, इंश्योरेंस में जा रहा है, इवेंट ऑडिटिंग में जा रहा है, किस में जा रहा है। तो यहाँ पे या तो आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम इन सारे खर्चों में खुद के डेवलपमेंट के लिए खर्चे का कहीं भी प्रोविजन नहीं होता है। जो हमने अभी पीछे स्लाइड में देखा, जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो यहाँ पे कहीं पे भी लर्निंग के लिए, अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए हमने खर्चा नहीं रखा है। वो नहीं रखा है तो हमारी इनकम बढ़ेगी, तो हमको वो रखना पड़ेगा सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कम से कम हर महीने आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, जो कि स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप के रूप में हो सकती है, ऑनलाइन कोई सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, पॉडकास्ट हो सकते हैं, लर्निंग्स हो सकते हैं। और ये खर्चा कहीं पे भी आपकी टोटल इनकम के 5 से 10% के बीच में होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मोटा मोटा मैसेज था कि हमको अपने सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग के लिए खर्चा करना है। और जब हम ये खर्चा चालू कर देंगे तो निश्चित तौर पे आमदनी भी बढ़ेगी। और इस तरीके से आप इस फार्मूला को मेंटेन कर सकते हैं। फार्मूला में कहाँ आपके करंट एक्सपेंसेस में मिसमैच है वो हमको जरूर बताइए। आने वाली वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिएगा कि किस तरीके से हम इसको और आगे बढ़ाएंगे कि आपकी इनकम और एक्सपेंस का गैप कम हो, ज़्यादा हो और आप सेविंग ज़्यादा कर सकें। थैंक यू।